प्रिय बच्चों, वातायन हिंदी की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी गद्य और पद्य का विकास और उसका क्रम, किस प्रकार से हिंदी समृद्ध हुई, आज का जो स्वरूप हम सभी को दिखाई पड़ता है, उसका जो नवीनतम स्वरूप है वह प्राचीनता के साथ चलते चलते आज कहाँ तक पहुंचा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि आगे के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं हिंदी पद्य साहित्य का विकास क्रम किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। देखा जाता है कि जिस प्रकार से साहित्य की संरचना होती है, वैसे उस साहित्य का अध्ययन करके वहां के जनमानस का अध्ययन स्वतः हो जाता है और इस अध्ययन को हमें महसूस कर सकते हैं कि हिंदी का जो प्रारंभिक स्वरूप था गद्य और पद्य का, वह किस प्रकार से आज हम लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ। बच्चों, साहित्य के विकास क्रम को अगर देखा जाए तो हम साधारण रूप से उसे 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं, क्योंकि अनेकानेक विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने विचारों के अनुसार, समीक्षकों ने अलग अलग प्रकार की स्थितियों को महसूस किया और उन स्थितियों के माध्यम से ये देखा कि हमारा हिंदी साहित्य किस प्रकार से समृद्ध हो। सर्वप्रथम जो पहला काल दिया नाम, वो आदि काल दिया, इसे हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हुआ हमारा भक्ति काल, इसे हम पूर्व मध्य काल के नाम से जानते हैं। बच्चों, मैं बताना चाहूंगा कि प्रारंभ में इस काल को केवल मध्य काल कहा गया था। इसके 2 भाग कर दिए गए, क्योंकि एक अध्ययन की दृष्टि से इतना लंबा समय था कि उसको 2 भागों में विभक्त करके और भक्ति काल पूर्व मध्य काल के रूप में तथा रीति काल को उत्तर मध्य काल के रूप में माना गया। तत्पश्चात आधुनिक काल, और आधुनिक काल को हम गद्य काल के नाम से जानते हैं। प्रश्न उठता है कि इसकी समय सीमा का निर्धारण कैसे किया जाए। आदिकाल, क्योंकि इसके अलग अलग नाम दिए गए। आदि का अर्थ प्रारंभिक काल होता है, हिंदी गद्य का प्रारंभिक काल था। लेकिन प्रारंभिक काल को देख करके हिंदी साहित्य में जिस प्रकार की स्थितियां आई, उन स्थितियों को देखते हुए हमारे यहाँ विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि सराफा को माना है। और जब हिंदी का प्रथम कवि सराफा को माना गया और इनका जो रचना काल होता है वो माना जाता है 769 ईस्वी से। जब 769 से सराफा का रचना काल माना जा रहा है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम विद्वानों ने आदिकाल का जो प्रारंभ है वह 769 से प्रारंभ कर दिया। कई अलग हमारी पुस्तकें हैं। अनेक पुस्तकों में उन विद्वानों ने अलग अलग डाटास दिए हैं, अलग अलग सन दिए हैं, और उन सनों के माध्यम से ये देखा गया कि हम उनको देख करके विचलित ना हो, उनको समझ करके हम कहीं हमारे अंदर एक भ्रम की स्थिति ना बने, क्योंकि विद्वानों ने, हमारे समीक्षकों ने जो डाटास दिए हैं, जो आंकड़े दिए हैं, वो किसी न किसी बेस पर आधारित है। तो हमारा आदिकाल की समय सीमा होती है 769 से सन 1343 ईस्वी तक। फिर आता हमारा भक्ति काल, ये आपका हो जाता है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक आपका भक्ति काल हो गया, इसे हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। फिर आता है आपका रीति काल आपका हो जाता है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। और इसलिए आधुनिक काल को, ये हमारा जो गद्य काल है, ये 1843 ईस्वी से इसको हम आज तक मानते हैं। कहां तक मानते हैं? आज तक मानते हैं। आज तक का मतलब हुआ कि जो हमारा 1843 से की समय सीमा है, वो वहां से लेकर के
क्योंकि ये जो समय सीमा का निर्धारण हो रहा है वो विद्वानों के माध्यम से 769 से लेकर के और आज तक विभिन्न प्रकार की स्थितियों में, चाहे वो आदि काल रहा हो, चाहे भक्ति काल रहा हो, चाहे रीति काल रहा हो, चाहे आधुनिक काल रहा हो। बच्चों, आदिकाल के आगे और उसके नामों को देखते हैं एक बार। बच्चों, आदिकाल को अन्य कई नामों से पुकारा गया। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। आदिकाल नाम हरिहर द्विवेदी ने दिया। चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा और ग्रियर्सन ने दिया। ग्रियर्सन ने, क्योंकि चारण इस समय राजाओं के यहाँ वो अलग प्रकार से एक भाट का काम कर रहे थे और राजाओं का यशोगान करते करते केवल उनका जो सारा काव्य था वह राजाओं के आश्रित होने के कारण उनके यशोगान में ही रह गया, इसे उन्होंने चारण काल कहा। हरिहर द्विवेदी ने इसे आदिकाल इसलिए कहा, आदिकाल तो प्रारंभिक होता है तो प्रारंभ का काल हो गया, तो प्रारंभिक काल के कारण से इन्होंने हरिहर द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा। चारण काल हो गया। तीसरा चौथा होता है बीज वपन काल। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। बीज वपन, प्रारंभिक बीज वपन, ऐसा लगा कि मानो साहित्य का प्रारंभिक शुरुआती काल रहा। और इसी तरह से सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने बताया। सिद्ध सामंत, चूंकि सामंती प्रथा थी, सामंती प्रथा होने के कारण से हमारे अनेकों जो समालोचक रहे हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार से, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा और सिद्ध सामंत काल दिया राहुल सांकृत्यायन ने। आरंभिक काल इसी तरह से मिश्र बंधु ने दिया। आरंभिक काल मिश्र बंधु। और आगे बच्चों देखते हैं तो आपका हो जाएगा प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस काल को प्रारंभिक काल माना। लेकिन देखा जाए तो सबसे जो हमारे विद्वानों द्वारा सर्वमान्य माना गया वह माना गया वीर गाथा काल, क्योंकि इस काल में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो नाम दिया गया, वीरों की गाथाओं का अधिक वर्णन किया गया, वीरों की गाथाओं का ही इसमें विशद चित्रण किया गया, इसलिए इस काल को वीर गाथा काल अधिकतर विद्वानों ने माना है। आइए इस काल की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हैं। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार रही। युद्धों का सजीव वर्णन। अब सजीवता के साथ चित्रण तो किया गया, लेकिन सजीवता के साथ चित्रण करते हुए भी उन प्रसंगों को, उन प्रकरणों को, उनमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी शामिल हो गया। अर्थात युद्धों का सजीव वर्णन होते होते, राजाओं का यशोगान करते करते, राजा, चूंकि जो चारण थे हमारे, जो कवि थे, वो अधिक राजाओं पर आश्रित होने के कारण से राजा का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने लगे। क्योंकि कवि क्या थे, वो राजाश्रित थे। तो जब राजाओं का आश्रय प्राप्त था तो राजाओं का स्वाभाविक था बच्चों कि उनको अपने राजा की प्रशंसा में ही काव्य रचना करनी थी। राजाओं को प्रसन्न करना ही उनका उद्देश्य था। इसलिए राजाश्रित कवि होने के कारण से राजाओं की महिमा मंडित करना ये उनका एक धर्म बन गया। राष्ट्रीयता की भावना का पूर्ण अभाव हो गया। राष्ट्रीयता की भावना, क्योंकि राजा छोटे छोटे राज्यों में बटे थे, छोटे छोटे राज्यों में होने के कारण से राजाओं को लग रहा था कि हमारा राज्य है, ये इतना छोटा सा राज्य, यही हमारा देश है, यही हमारा राज्य है। फलता परिणाम निकला कि एक राजा का दूसरे राजा के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं हो पाया। परिणाम निकला कि राष्ट्रीयता की भावना का अभाव हो गया। एक राजा से युद्ध हो रहा है, दूसरा राजा सोच रहा है कि मुझसे क्या मतलब है। एक राजा विचार कर रहा है, दूसरा राजा सोचता है कि ये युद्ध तो इनसे हो रहा है। और इस प्रकार से धीरे धीरे करके समस्त राजाओं का राज्य समाप्त हो गया, क्योंकि कारण था कि राष्ट्रीयता की भावना का पूर्ण अभाव था। नारी के वीरांगना रूप का चित्रण यहां पर देखा जाए तो नारी को एक अलग ढंग से चित्रित किया गया है। नारी का जो स्वरूप था, यहां नारियां भी बच्चों ये चाह रही थी कि उनका पति वीर हो, पहली बात। दूसरा, उनका पुत्र हो तो वीर हो। यहां पर नारी को एक वीरांगना के रूप में देखा गया। यहाँ के काव्य में आदिकाल को अगर हम देख रहे हैं तो आदिकाल के इस काव्य में मुख्य रूप से देखा गया कि नारी का जो वीरांगना स्वरूप है वह चित्रित किया गया है।
अर्थात नारी चाहे पुत्र प्राप्त करना चाह रही हो, चाहे उसे पति मिले, वो एक वीर पुरुष होना चाहिए। सबसे विशेष बात रही इस काल की, आदिकाल की, कि यहाँ छंदों की विविधता देखने को मिली। उदाहरण स्वरूप दोहा हो गया, तोमर हो गया, रोला हो गया, आर्या हो गया, गाथा हो गया, त्रोटक हो गया, तमाम छंदे ऐसी हैं। माना जाए तो इस काल में छंदों की विविधता रही है, दोहा के रूप में, तोमर के रूप में, रोला के रूप में, आर्या के रूप में, गाथा के रूप में, त्रोटक के रूप में। तो छंदों की विविधता जब हुई, अगर यहां हम देखें बच्चों, तो जो कवि और रचनाएं थी, आपका जो पृथ्वीराज राजशो है, ये जो पृथ्वीराज राजशो आपका है, जिसे आप इस बात को समझते हैं कि हमारा जो पृथ्वीराज राजशो है, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जा रहा है। इस पृथ्वीराज राजशो में कुल 69 सर्ग हैं, 69 सर्ग हैं। आपको जानकारी है इस बात की कि इस पृथ्वीराज राजशो में 69 सर्गों से बना हुआ है। चंद्रवरदाई, और चूंकि ये प्रबंध काव्य है, चंद्रवरदाई इसके रचनाकार थे। तो पृथ्वीराज राजशो के यहाँ चंद्रवरदाई एक चारण के रूप में थे, और उन्होंने इस प्रबंध काव्य, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे काव्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबंध काव्य होता है और दूसरा मुक्तक काव्य होता है। इन छंदों की विविधता के कारण अगर हम देखते हैं तो चंद्रवरदाई को बच्चों यहाँ पर छंदों का सम्राट कहा गया, छंदों का सम्राट, ये इस उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया। छंदों के सम्राट के रूप में जाना गया कि ये चंद्रवरदाई हैं, और चंद्रवरदाई ने इतनी छंदों का प्रयोग किया कि वहां पर छंदों के सम्राट के रूप में जाना गया। और यही नहीं, पृथ्वीराज राजशो को यहां पर आपको जानकारी दे दें कि छंदों का अजायब घर कहा गया, अजायब घर। इस छंदों की विविधता के कारण से इसको, पृथ्वीराज राजशो को छंदों का अजायब घर कहा गया, तथा पृथ्वीराज राजशो के जो रचनाकार थे चंद्रवरदाई, इन्हें छंदों का सम्राट कहा गया। खुमार राजशो के जो रचनाकार रहे दलपत विजय, ये भी प्रबंध काव्य आपका है। दूसरा है कि हमीर राजशो सारंगधर, ये भी आपका प्रबंध काव्य है। अगला है हमीर राजशो सारंगधर, ये भी आपका प्रबंध काव्य है। विजयपाल राजशो नलपत नल का है, ये भी कहीं नाल मिलता है, कहीं नल मिलता है। विजयपाल राजशो नलपत नल का, ये आपका ये नल सिंह का है। ये नल सिंह का जो आपका विजयपाल राजशो नल सिंह का लिखा हुआ है, ये प्रबंध काव्य है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो एक ग्रंथ और लिखा गया आदिकाल में, वह था परमाल राजशो। परमाल राजशो को हम लोग आज भी जो दूसरे नाम से जानते हैं, उपनाम से जानते हैं, उसे आल्हखंड कहते हैं। बच्चों, आज भी उत्तर भारत में आल्हखंड इतना प्रचलित है कि वर्षा ऋतु में इसका गायन होता है। लोगों के मन मस्तिष्क में, क्योंकि आल्हा और उदल दो वीरों की कथाओं का इसमें चित्रण किया गया है, तो इस परमाल राजशो में जो जगनिक द्वारा लिखा गया है, जगनिक ने लिखा इसको, परमाल राजशो को, और ये आल्हखंड है। इस आल्हखंड को एक वीर गीत के रूप में लिया जाता है। इसी प्रकार से जयचंद्र प्रकाश, ये केदार भट्ट का वीर गीत है। बच्चों, इस आदिकाल में राजाश्रित कवियों ने राजाओं की का यशोगान करके और वीर गाथा की विभिन्न स्थितियों को देख करके ये मार्मिक चित्रण किया है। देखा जाए तो वीर गाथा काल इस आदिकाल में, चाहे उसे वीर गाथा काल के नाम से अभिहित करें या आदिकाल से या चारण काल से, निश्चित रूप से हमें ये देखना पड़ेगा कि चूंकि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें बहुत सारे सवाल हमें मिल जाएंगे। हमें इस आदिकाल को अपनी एक नोटबुक बना करके और उसमें नोट करना चाहिए, ताकि आने वाली जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, आने वाले जो एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए हमें किसी प्रकार की कोई असावधानी ना बरतनी पड़े, कोई तकलीफ ना हो। पुनः अगले वीडियो के साथ आपसे हम पुनः भेंट करेंगे, लेकिन आपसे सभी से निवेदन है कि यदि वीडियो आपके लिए कहीं उपयोगी सिद्ध होता है तो अपने मित्रों के लिए, अपने साथियों के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और उसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।